जय श्री राम। MGSU BA BEd एग्ज़ाम 2026 यानी MGSU के BA BEd के एग्ज़ाम 2026 अभी चल रहे हैं। और जो आज जो गेस्ट पेपर रहेगा वो BA BEd सेकेंड ईयर का रहेगा और सब्जेक्ट जो है वो रहेगा हिस्ट्री फर्स्ट है। यानी अभी जो नेक्स्ट जो पेपर है आपका BA BEd सेकेंड ईयर का वो हिस्ट्री फर्स्ट का है। तो हिस्ट्री फर्स्ट का ही यहाँ पे गेस्ट पेपर रहेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डाले गए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाले गए हैं, टॉपिक्स का चुनाव किया गया है जो एग्ज़ाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो इसलिए आप इन टॉपिक्स को आप पढ़िए ताकि एग्ज़ाम में आपके अच्छे अंक आ सकें। और अच्छे अंक हासिल करने के लिए अपने को हर संभव प्रयास करना चाहिए जहाँ पे भी अपने को मिलता है। तो आशा करूँगा कि आप अवश्य इन टॉपिक्स को आप पढ़ के आएंगे और एग्ज़ाम में आप अच्छे अंक हासिल करेंगे। MGSU BA BEd सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2026 BA BEd सेकेंड ईयर जो गेस्ट पेपर रहेगा वो सब्जेक्ट हिस्ट्री फर्स्ट का रहेगा। यानी आगे वाला जो आपका पेपर है वो हिस्ट्री फर्स्ट का जो पेपर है उसी का गेस्ट पेपर यहाँ पे रहेगा। पहले वाले टॉपिक पे अपने चलते हैं। पहला टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत व शैल कला। यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों को आपको पढ़ना है और शैल कला को भी आपको पढ़ना है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस टॉपिक को अवश्य पढ़ें। तो यहाँ अपने को क्या करना है, एक तो अपने को प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों को पढ़ना है और शैल कला को भी पढ़ना है। यहाँ से एग्जाम में ए पार्ट के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बी के भी पूछे जा सकते हैं और सी के भी पूछे जा सकते हैं। तो तीनों पार्ट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अपने को पढ़ना है। दूसरा देखिए, दूसरा टॉपिक है ऋग्वेद काल की सामाजिक स्थिति व गंधार कला। यानी ऋग्वेदिक काल की सामाजिक स्थिति अपने को पढ़नी है और गंधार कला को अपने को पढ़ना है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऋग्वेद काल की सामाजिक स्थिति को आप पढ़िए और गांधार कला को भी आप पढ़िए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी पेपर के पार्ट ए में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बी में भी आ सकते हैं और बड़ा पार्ट सी वाले में से भी पूछे जा सकते हैं। तीनों पार्ट से यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए अपने को क्या करना है, इस टॉपिक को अवश्य पढ़ना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तीसरे वाले टॉपिक पे आप चलिए। तीसरा टॉपिक है मेगस्थनीज की इंडिका व रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियां अपने को पढ़नी है। मेगस्थनीज की इंडिका को आप पढ़िए। इसी प्रकार से यहाँ टिप्पणी लिखने के लिए बोली जा सकती है। कई बार क्या होता है कि अपने को टिप्पणी लिखने के लिए दी जाती है, तो यहाँ टिप्पणी लिखने के लिए दी जा सकती है आपको। तो मेगस्थनीज इंडिका को समझना है अपने को क्या है, और रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियां अपने को पढ़नी है। तो कई बार क्या होता है कि रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियां भी दी जा सकती है, इस पे टिप्पणी लिखने के भी बोला जा सकता है। तो यहाँ से भी क्या है, पेपर का ए पार्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं, बी में भी आ सकते हैं और सी में भी आ सकते हैं, तीनों में आ सकते हैं। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों को अपने को अपने तीनों पार्ट की दृष्टि से अपने इनको पढ़ना है। तो मैक्सनिज इंडिका और रुद्रदामन प्रथम की उपलब्धियां अपने को पढ़नी है, काफी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट चौथे वाले टॉपिक पे अपने चलते हैं। चौथे वाला टॉपिक है बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में कनिष्क प्रथम और मौर्य शासन का भारतीय इतिहास में महत्व अपने को पढ़ना है। यानी बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में कनिष्क प्रथम को पढ़ना है। इस पे भी क्या आपको है, टिप्पणी लिखने के लिए दी जा सकती है। तो इसलिए अपने को उसी दृष्टि से भी पढ़ना है और बड़े क्वेश्चन की दृष्टि से भी इसको पढ़ना है। मौर्य शासन का भारतीय इतिहास में महत्व क्या है, ये भी आके पूछा जा सकता है। तो अपने को क्या करना है कि बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में कनिष्क का प्रथम पढ़ना है और मौर्य शासन का भारतीय इतिहास से महत्व अपने को पढ़ना है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इस टॉपिक को अवश्य पढ़ के आइए। नेक्स्ट आता है अपना पांचवा टॉपिक आता है, टॉपिक पांचवा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय। यानी प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय पर टिप्पणी लिखने के लिए बोली जा सकती है, इसके बारे में आपको स्पष्ट करने के लिए बोला जा सकता है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो अपने को नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ना है। गुप्त काल में विज्ञान की प्रगति के बारे में अपने पढ़ना है, ये भी पूछा जा सकता है। गुप्त काल में विज्ञान की प्रगति किस दशा में हुई या किस मात्रा में हुई, या फिर गुप्त काल में विज्ञान की प्रगति पर टिप्पणी भी लिखने के लिए आपको दी जा सकती है, टिप्पणी लिखने के लिए भी बोला जा सकता है। तो यहाँ से भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। यहाँ से पेपर का ए पार्ट में पूछे जा सकते हैं, बी में भी और सी में, तीनों पार्ट में क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए अपने को क्या है, इसको अवश्य पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो न प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, गुप्त काल में विज्ञान की प्रगति, आप अवश्य पढ़िए। छठे वाले टॉपिक पे चलते हैं। छठा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता व अशोक का धम। यानी हड़प्पा सभ्यता अपने को पढ़ना है और अशोक के धम को अपने को पढ़ना है।
ये भी काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी टिप्पणी लिखने के लिए बोला जा सकता है। अशोक धर्म के बारे में लिखा जा सकता है। यहाँ से भी ए पार्ट का भी क्वेश्चन आ सकता है, बी का भी आ सकता है और सी का भी आ सकता है। बड़े वाले क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को अच्छी प्रकार से पढ़िए और अशोक के दम को भी आप अच्छी प्रकार से पढ़िए। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन निकलने की बड़ी संभावना रहती है, यानी ज्यादातर संभावना बड़े क्वेश्चन की यहाँ पे रहती है। तो अपने को उसी दृष्टि से अपने को पढ़ना है कि बड़े वाला क्वेश्चन भी क्या है हमारा हल हो सके। तो बड़े क्वेश्चन की दृष्टि से आप इस टॉपिक को आप अवश्य पढ़ें, हड़प्पा सभ्यता को भी और अशोक के दम को भी। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। सातवां आता है, सातवां टॉपिक है गौतमी पुत्र सातकर्णी व समुद्र गुप्त की उपलब्धियां। यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियां और समुद्र गुप्त की उपलब्धियां दोनों की पढ़नी है अपने को। दोनों ही एग्जाम में पूछी जा सकती है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछी भी जाती है। गौतमी पुत्र सातकर्णी और समुद्र गुप्त की उपलब्धियां पूछी जाती है। तो अपने को क्या दोनों की उपलब्धियों के बारे में अपने को अध्ययन करना है, गौतमी पुत्र सातकर्णी और समुद्र गुप्त की उपलब्धियां। तो इसके बाद अगला जो टॉपिक आता है आठवां, वो लास्ट टॉपिक आज के पेपर का, आठवें वाले टॉपिक को अपने देखते हैं। टॉपिक आठवां, हर्षवर्धन की राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। यानी हर्षवर्धन की जो राजनीतिक उपलब्धियां थी उनका अपने को वर्णन करना है। तो हर्षवर्धन की राजनीतिक उपलब्धियां अपने को अध्ययन होना चाहिए, उपलब्धियों का हम अध्ययन करें। तो इस प्रकार इसी आठवें टॉपिक के साथ ही आपकी जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट होते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन की क्लास है वो कंप्लीट होती है। और यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलते रहें और जो किसी भी गैस पेपर से आप वंचित न रहें। क्योंकि आपका चैनल सब्सक्राइब होगा और बेल आइकन दबाया होगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ही आएगा और आपको पता चल जाएगा कि गैस का वीडियो वो अपलोड हो चुका है और आप उसको तुरंत देख पाएंगे। तो इसीलिए आप भी इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और आपके दोस्त हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके जानकार हैं, उनको भी आप लिंक शेयर कीजिए, ताकि वो भी क्या है इसका फायदा उठा सके, एग्जाम में अच्छे अंक ला सकें। तो इसीलिए आप इसको अधिक से अधिक शेयर भी करना है अपने दोस्तों को, जानकारों को। और इसी के साथ आज की क्लास है वो कंप्लीट होती है। एग्जाम के लिए एक बार सभी को बहुत बहुत मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आपका एग्जाम अच्छा हो और अच्छे आपके मार्क्स आए, इसलिए बहुत बहुत एग्जाम की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।